कहानी वंशिका की जुबानी। सुबह सूरज की किरण जब मेरी आंख में पड़ी, मैं अपनी अलसाई हुई आंख खोली। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। मैं खुद को कोसने लगी जब याद आया, बिना सोचे समझे पीने के एक रात बाद सुबह उठकर कैसी उम्मीद की जा सकती है। मैं कमरे को अच्छे से देखने लगी। रात की बातें मुझे याद आने लगी। यह विराट का कमरा है, मेरे भाई का दोस्त। मुड़कर देखी तो काउच में मुझे 6 फीट लंबा विराट नजर आया, जो अपने हाथ पैर फैला रहा था। उसने कपड़े बदल लिए थे। कितना हैंडसम लग रहा था। मेरी आंखें बड़ी हो गई। वह मेरे लिए कब से हैंडसम हो गया। मेरा सर चकराने लगा। क्या तुम्हें हैंगओवर हो रहा है प्रिंसेस? वह नींद में लेकिन मेरा मजाक उड़ाते हुए पूछा। जाओ यहाँ से, मैंने कहा। चूंकि यह मेरा कमरा है तो यह कहना बेकार है, उसने जवाब दिया। यह कमरा ही नहीं बल्कि यह घर भी उसी का था, जहाँ मैं अपने 12 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। साथ मेरा भाई जैक और उसका दोस्त विराट भी यहाँ आने वाला था, पर मेरा भाई किसी कारणवश यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन रात को जब विराट घर पर आया, उसने मुझे माइल्स के बेहद करीब पाया था, जो मुझे किस करने ही जा रहा था, क्योंकि हम ड्रिंक एंड डेयर गेम खेल रहे थे और मैंने जो आखिरी कार्ड उठाया था उसमें लिखा हुआ था, कमरे में जो आखिरी शख्स आया है उसे किस करना है। लेकिन जैसे ही विराट ने मुझे देख लिया, गुस्से से आग बबूला हो गया था। मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया था, पर अब मेरा सर फटा जा रहा था। मुझे शराब पीने की ज्यादा आदत नहीं। मैं एक तकिया उसके ऊपर दे मारा। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मैं बच्चों की तरह कहने लगी कि उसने मुझे दवाई पकड़ा दिया। कहा इसे खा लो, ठीक हो लगेगा। और जैक नहीं आने वाला, उसने कहा। उसने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने पूछा। क्योंकि वो जानता है मैं यहाँ पर हूँ। अब तुम्हारा जो भी दोस्तों का प्लान है, मैं बीच में नहीं आऊंगा, तो घबराओ मत कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। लेकिन दोबारा से पीना मत कल रात की तरह, और अगर तुम्हें वापस आने में देर हो तो मुझे अपडेट करोगी, उसने घोषणा किया। मैंने अपनी आंखें उसे देखकर छोटी कर ली। पर मैं तुम्हारी इन अनुरोधों को क्यों मानूं? उसने मुझे देखकर एक नखड़े की मुस्कान दी। प्रिंसेस, हम दोनों ही जानते हैं यह मेरा अनुरोध नहीं है, यह रूल्स है, तुम्हें फॉलो करना है। उसकी बात से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हिम्मत कैसे की? मैं बेड से उठ खड़ी हुई और तकिया लेकर उस पर अटैक किया। तकिया मारने के बाद मैंने कंबल भी उठा लिया और उसे मारने लगी कि तभी मेरा पैर फंस गया और मैं सीधे उसके ऊपर आ गिरी। एक पल के लिए मैं घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खो गई। वह मेरे नीचे था और मैं उसके ठीक ऊपर। उसकी नजरें पहले मेरे आंखों में थी और फिर मेरे होठों में। अचानक से उसने मुझे कमर को पकड़ लिया और मुझे घुमा दिया। अब वह मेरे बिल्कुल ऊपर था। वंशिका, तुम ज्यादा शराब नहीं पियोगी, यह शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। पर मैं आकर्षित होने लगी थी। उसके विरोध करने के हालात में नहीं थी। मैं खुद को उसकी आंखों में डूबता हुआ पाया। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। अचानक से मैं दूसरी ओर देखने लगी और अपना सर हिलाया। मैंने पूछा, तुम हमारे बीच में नहीं आओगे, इसका मतलब क्या है? उसने कहा, जब जैक नहीं आ रहा तुम्हारे दोस्तों के साथ रहना ठीक नहीं लगेगा, मैं अपना काम देख लूंगा। नहीं, लेकिन मुझे बुरा लगेगा। तुमने हमें अपने घर पर रहने को दिया, हम स्की करने जा रहे हैं और मैं तुमसे ना नहीं सुनना चाहती। जैक नहीं आ रहा तो क्या, मैं तो हूँ, मुझे जानते हो, रिया को जानते हो। विराट ने अपना सर हिलाया। कहा, ठीक है, पर मैं दोपहर में लंच के वक्त निकल जाऊंगा, मेरी मीटिंग है। और तुम्हें चेतावनी दे दूं, ग्रुप के लड़के मेरे आने से खुश नहीं होंगे। मैंने कहा, मुझे उनकी परवाह नहीं है, हम ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे। जो हुक्म प्रिंसेस, उसने कहा। कहानी विराट की जुबानी। स्क्री करके बहुत मजा आया था, पर वहां से मैं चला गया था और अब डिनर का वक्त था। मौसम बेहद खराब था, तूफान की चेतावनी थी। जब तक मैं घर पर वापस आया बहुत थक गया था। घर के अंदर के दृश्य को देखकर मैं घबरा गया। सब लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं? घर में बिजली चली गई थी और चारों ओर अंधेरा था। सब लोग फोन की फ्लैशलाइट जलाकर कुछ कर रहे थे। रिया की आवाज आई, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। मुझे देखकर कही, विराट, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, हमें वंशिका कहीं नहीं मिल रही, हमने सब जगह ढूंढ लिया, पुलिस को भी बुलाना होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो वह मार डालेगी, पर उसे अंधेरे से डर लगता है और तेज तूफान से भी। वह पैनिक में चली जाती है। रिया, चुप हो जाओ, मैं समझ गया, मैंने उससे कहा। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, घबराओ मत, तुम सब अंदर चलो। पर अगर वह बाहर हुई तो? उसने कहा। रिया, मुझ पर भरोसा करो। मैं घर की ओर आ गया और जल्दी से दो दो सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे अच्छे से पता है वंशिका कहाँ होगी। बचपन में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और वह कपबोर्ड के अंदर छुप गई थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया और अलमारी का दरवाजा खोला। धीरे धीरे
खोला ताकि बिदक न उठे। बिजली की आवाज से पूरा कमरा गूंजने लगा और 9 साल पुरानी यादें मुझे याद आने लगी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, वह रोते हुए कही। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हल्के से उसके गाल को पकड़ा जो कि गीले थे। मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ निकालूंगा प्रिंसेस, फिर से बिजली कड़की और वह बिदक उठी। मैंने खींचकर उसे अपने बाहों में ले लिया, अपने पैरों पर बैठा लिया। तुम्हें लगा होगा ना मैं बचपन के डर से उभर नहीं गई हूँ, वह हकलाते हुए कही। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। बाहर चाहे कितनी भी बिजली क्यों ना कड़क रही हो, मेरे अंदर इच्छाएं जागने लगी थी। हम अब टीनेजर नहीं, ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसे आराम पहुंचाता, क्योंकि मैं अपना दिमाग खो रहा था अपनी ज़रूरत की वजह से। उसके शरीर की गर्मी, उसके उभार, लंबे लंबे बाल, उसकी खुशबू मुझे डुबो रही थी। मैं उसे और इनकार नहीं कर सकता था। अब मैं बहाने नहीं बना सकता था। मेरे शरीर का हर हिस्सा उसे बेड पर फेंक देना चाहता था और इतने कठोर तरीके से चूमना चाहता था अपने हर डर को भूल जाए। उसकी कपकपी और सिसकी और खराब बना रही थी। मेरे अंदर कुछ गरजने लगा था। इसकी हिफाजत करना चाहता था, पर किसी मासूम तरीके से नहीं, बल्कि बिल्कुल जानवरों की तरह से। मेरे सीने में बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। गुस्सा, जरूरतें, चाहत सब मेरे ख्यालों में मिश्रित हो गए थे। विराट, वह हल्के से बड़बड़ाई। मैं तुमसे कुछ कहूँ? उसने कहा। मैंने बोला, हाँ बोलो। मेरा एक हिस्सा जानता था तुम मुझे ढूंढ लोगे, उसने कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस छोड़ने लगा। मैं उसके सर के बालों को पकड़ा और उसके मुंह को ऊपर उठाया और उसे किस करने लगा। वह बिल्कुल नरम था, वह स्वर्ग जैसी महसूस हो रही थी। उसे मुझे पीछे धक्का देना चाहिए था, मुझे मारना चाहिए था, लेकिन इस औरत ने मुझे वापस से किस किया। क्या सच में उसने ऐसा ही किया? मैंने एक ऐसी चीज को पकड़ लिया था, मुझे और चाहिए था, बहुत ज्यादा। मैंने उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके किस को और गहरी कर दी। वह सिसकी लेने लगी, औरतों वाली सिसकी। इससे मेरे बहुत ही गहरे अंतर्मन में कुछ होने लगा था। उसने मेरी इच्छाओं को जगा दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे। उसके नर्म उभार करक सीने में दबे हुए थे। उसके दिल की धड़कनें मेरी धड़कनों के साथ मैच कर रही थी। मैं बुरा इंसान हूँ, मुझे भद्र होना चाहिए था, खासकर तब जब वह डरी हुई थी। उसने मुझे पूरे तरीके से पागल बना दिया था। मैं बहुत उग्र तरीके से उसे चूम रहा था, जो किसी भी हाल में शरीफ नहीं था, बिल्कुल अमानवीय। हम दोनों अलग हट गए, हमारी सांस उखड़ने लगी थी। फ्लैश लाइट जलाकर देखा तो उसके होंठ सूज गए थे। मैं दोबारा से उसका स्वाद लेना चाहता था। मुझे पता था मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। किसी तरीके से मैं उसे उठाया, उसके पोजीशन को एडजस्ट किया। अचानक से बिजली कड़की और वह बिदक उठी। उसके माथे को चूमते हुए कहा, घबराओ मत प्रिंसेस। तूफान अभी अपनी उग्रता बरकरार रखा और पूरी रात अंधेरे में घर डूबा रहा। जब वह मेरे बाजू में आराम कर रही थी, उसकी कपकपी धीरे धीरे कम हो गई और बहुत धीरे धीरे हम नींद के आगोश में समा गए। कहानी वंशिका की जुबानी। रिया, तुम यहाँ, मैंने कहा। उसने एक उंगली मेरे होठों पर रखकर मुझे चुप करा दिया। फिर वह उंगली घुमाकर मेरी दाहिनी दिशा में दिखाई। वह दूसरी सुबह थी जब मैं विराट के काउच में सोता हुआ पाया। अपनी बेस्ट फ्रेंड की ओर मुड़ गई, जो किसी जादुई तरीके से मेरे बिस्तर के साइड में आ गई थी। वह भी विराट के कमरे में। उसने मुझे खींचकर अपने बाजू में ले लिया। बिस्तर की गहराई में डूबकर हम कंबल ओढ़ लिए। वह उठ जाएगा, वह फुसफुसाई। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं बहुत ही धीमी आवाज में पूछी। विराट ने मैसेज भेजा था जब उसने तुम्हें ढूंढ निकाला था, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने आई थी। तुम तब तक सो चुकी थी, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। विराट ने कहा, उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहाँ पर सो जाऊँ तो। कंबल के नीचे सब कुछ मुझे समझाई। थैंक्स रिया कहकर मैं उसका आभार प्रकट करते हुए हक कर ली। तुम ठीक तो हो ना वंशिका? मुझे पता है कल रात तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल हुई होगी, उसने कहा और मैंने अपना सर हिलाया। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। और विराट तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला? उसने पूछा और मैं निगलने लगी। मैं सच में इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। कम से कम वह सब जो उसके बाद हुआ था। विराट और मैंने किस किया था। हे भगवान, मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड मुझे किस किया और मैंने उस किस का जवाब दिया, बहुत बुरी तरीके से जवाब दिया। मुझे पता नहीं, शायद उसने अनुमान लगाया होगा। मैं उसके सवाल को झाड़ देना चाहती थी। उसके चेहरे से पता लगा रिया संतुष्ट नहीं है, कुछ तो ऐसी बात है
जो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या मैं इस बारे में बाद में बात कर सकती हूँ? मैं सांस छोड़ी। मुझे पता है ये छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन मैं उसे यह भी जानती हूँ कि वो मुझे पर अभी जबरदस्ती नहीं करेगी। ठीक है, उसने कहा, वादा करो तुम मुझे बताओगी। क्या बिजली आ गई? मैंने पूछा। नहीं, मैं जब यहाँ पर आई थी तो बिजली नहीं आई थी। मुझे तो भूख लगी है, उसने कहा। मैं त्योरी चढ़ाई, कहा मुझे भी कॉफी चाहिए, और फिर हम दोनों खाने की बातें करने लगे कि तभी नींद में किसी मर्दाना आवाज ने हमारा ध्यान उस ओर गया। तुम लोग कंबल के अंदर बेकरी की दुकान खोली है। हम जम गए, एक दूसरे को देखने लगे और बहुत ही धीमे धीमे हंसने लगे, और फिर कंबल को हटाकर हम बैठ गए। बहुत अच्छा काम किया, तुमने मुझे सोने दिया, विराट मजाक उड़ाते हुए कहा। वह अब भी दूसरी ओर देख रहा था, जिससे मैं कृतज्ञ थी। मैं अभी उसकी आंखों में देखने को तैयार नहीं थी। क्या बिजली आ गई? रिया ने पूछा। हाँ, एक जवाब से हम दोनों चौंक उठे, क्योंकि वह जवाब विराट नहीं बल्कि रूम के किसी दूसरे साइड से आ रहा था। मुड़कर देखा तो एलेक्स हमें दिखा रहा था। तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? मैं काफी सदमे में पूछी। रिया के साथ आया था तुम्हें देखने के लिए, और तब तक बहुत रात थी और मैं थक गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अचानक से मुझे ग्लानि होने लगी। मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त चिंतित हो गए थे। मुझे माफ करना एलेक्स। वह इनकार से एक हाथ हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो वंशिका, तुमने हमें बहुत डरा दिया था। एलेक्स और रिया उठ गए और बाहर निकल गए। मैं तुम्हें अभी ज्वाइन करती हूँ, बस बाथरूम यूज करना है, मैंने कहा, जो कि पूरी तरीके से झूठ नहीं था। मैं बाथरूम में जाना चाहती थी, पर मैं 1 मिनट विराट के साथ अकेले में रहना चाहती थी। भले ही बड़ी ही अजीब स्थिति थी, पर मैं इस मामले में डरपोक नहीं बनना चाहती। इंतजार करने से यह और ज्यादा अजीब बन जाएगा। बाथरूम से बाहर निकली, विराट उठ चुका था। व्हाइट शर्ट उसने पहना हुआ था, बिल्कुल ही सिकुड़ गए थे। उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और स्लीव्स को उसने मोड़ रखा था। उसके घने काले बाल उलझे हुए थे, जिससे वो और ज्यादा हॉट लग रहा था। जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिली, मैं अपने रास्ते में ही जम गई। अजीब तरीके से मुंह खोल कर रखा था। उसने इस चीज को छुपाने की या इनकार करने की कोशिश नहीं की। उसके करीब खींची चली गई, जिससे मेरे घुटने सोफे को अब छू रहे थे। बैठो, उसने धीरे से कहा। मैंने ऐसा किया। क्या तुम अब ठीक हो? उसने पूछा। मैं अपनी भौं अवाक होकर ऊपर उठाई। मैं उसे किसके बारे में सोच सोचकर इतनी डूब गई थी कि फिलहाल भूल गई थी कि मैं डरी हुई थी। हाँ, मैं बड़बड़ाई। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल खामोश था, जैसे कि अपने शब्दों को चुन रहा हो। उसके बाद कहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन हो और मैं तुम्हारे बारे में परवाह करता हूँ, हमेशा से किया था। कल रात सच कहूँ तो मैं बहुत दूर चला गया था और जिम्मेदार होना चाहिए था और सोच समझकर काम करना चाहिए था। उसने अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ लिया और एक हाथ अपने बालों में चलाने लगा और उलझ कर रह गए थे। शायद उस पल मुझे कुछ हो गया था, शायद किसी तरीके का हार्मोन था। जो भी था, मैं खुद पर से काबू खो बैठा था। अगर तुम अपसेट हो तो मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें स्पेस दूंगा अगर तुम चाहो तो। इतना उसने कहा। मैंने बीच में काटा, मैं अपसेट नहीं हूँ, जो कि सच था। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, मैं घबराई हुई थी और डरी हुई थी, पर मैं गुस्से में नहीं थी। उसने अपने मुंह को सिकोड़ लिया। तुम नहीं हो। मैंने अपना सर ना में हिलाई। मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ और यह सच है, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरे एक हाथ दूरी पर बैठा हुआ था और कितना हैंडसम लग रहा था, जबकि अभी नींद से उठा था। मेरी नज़रें उसके मुंह पर गई, जो कि कुछ घंटे पहले मेरे मुंह के खिलाफ था, मुझे चूम रहा था। वह जज्बात अब भी जिंदा है, ताज़ा है, मेरे होठों पर अब भी लगे हुए हैं और मेरे अंतरात्मा में रेंग रहे हैं। जब मैं दोबारा उसे देखी, उसके जबड़े टाइट हो गए। वह काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। मैं नीचे देखने लगी। कहा, हमें इस बारे में मैच्योर होना चाहिए। हमारे बीच में चीज़ें अजीब हो गई कि बस हमारे बीच में एक ऐसा हादसा हुआ। मैं उदास हो जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने हाथों से ताली मारते हुए कही, बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने इंतजार किया। 1 मिनट हो गए थे जब तक हमारे बीच में चुप्पी थी। विराट, मैं बड़बड़ाई, कुछ कहो। उसने जोर से सांस छोड़ी। हमारे बीच में कुछ भी अजीब नहीं है, उसने आखिर में ऐलान किया। जैसे हम पहले थे वैसे ही रहते हैं। अंदर का एक हिस्सा बहुत ही शांति महसूस कर रहा था उसकी बात सुनकर, पर दूसरा हिस्सा जानता था कि एक अनजाना एहसास किसी छोटे से बक्से में बंद दिल के कोने में छुपा हुआ है। उस कोने में जाने में भी मुझे डर लग रहा था। चलो नीचे चलते हैं, मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कही और खड़ी हो गई। 2 कदम लिया था कि तभी किसी का हाथ मेरी कलाई में आया। मैं अपनी जगह पर रुक गई। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा वहीं जम गया था
उसके एक स्पर्श से हमारा जो मैच्योर फैसला था कि हम पहले की तरह रहेंगे, ऐसा लगा उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। यहाँ तक कि वह बैठा हुआ था और मैं खड़ी थी। उसके तीव्र दृष्टि में मैं डूबने लगी। कुछ ऐसी बात है जो मैं साफ करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा था। स्वीकार करता हूँ मैं बहुत दूर चला गया था। स्वीकार करता हूँ मुझे और जिम्मेदार होना चाहिए था। उसने मेरी कलाई को छोड़ दिया और सीधे खड़ा हो गया। उसका गुस्सा मेरे सीने में चुभ रहा था और मेरा निचला होठ डर से कांपने लगा था। वो काफी धीरे और गहरी आवाज में मुझसे कहा और ऐसा लगा कि किसी जंग की शुरुआत होने जा रही है। हम दोनों जानते हैं कि हम पहले जैसे फिर से नहीं हो सकते थे। मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी है। मैं माफी मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चूमने के लिए दुखी नहीं हूँ प्रिंसेस। कहानी विराट की जुबानी। मैं अपने पापा के ऑफिस में आया। उनसे कुछ जरूरी फाइल डिस्कस करनी थी। मेरी सोच वहीं पर रुक गई जब मैं अंदर आया। अजीब बात थी कि मेरी माँ भी वहाँ पर थी। मेरी मम्मी कभी ऑफिस नहीं आती है, बल्कि मेरे मम्मी पापा एक कमरे में रहते ही नहीं। मैं और मेरे भाई पहले से ही समझ गए थे कि उनकी शादी कोई रोमांस नोवेल नहीं है। डैड ने कहा वंशिका की फैमिली आ रही है एक मीटिंग के लिए। मैं अपनी भौं सिकोड़ा। इससे पहले कि मुंह खोलकर कोई सवाल पूछता, दरवाजा खुला। वंशिका के पेरेंट्स लॉरेंस और दानियाल और भाई जैक अंदर आए। जैक की आंखें तुरंत मेरी आंखों से मिली। वह त्योड़ी चढ़ाया और अपना सर हिलाने लगा कि उसे भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। मम्मी को देखा तो वह सांस छोड़ने लगी। एक दूसरे को हेलो हाय बोलने के बाद लॉरेंस मुंह खोली। मेरी बेटी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है, इकोनॉमिक्स की डिग्री है, तुम्हें याद है ना? और दानियाल ने उसे प्रोजेक्ट में लगा दिया है। छोटा प्रोजेक्ट है और उसके आइडियाज काफी उज्जवल है। यह तो अच्छी बात है, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल, वह बहुत इंटेलिजेंट है। लॉरेंस बोली हाँ वंशिका बहुत प्यारी लड़की है। मेरे डैड ने कहा पर ऐसा लगता है कि तुम कुछ और बताना चाहती हो लॉरेन। बताओ क्या बात है? अच्छा सीधी पॉइंट पर आती हूँ। आपको पता है जमाना कैसे बदल गया है। हम नहीं चाहते बच्चे गलत लोगों से मिक्सअप हो। मेरी बेटी के साथ ऐसा हो मैं नहीं चाहती। वंशिका 22 साल की हो चुकी है, अब भी जवान है। आपने वंशिका को बहुत कम उम्र में देखा है। जैक और विराट के साथ ही बड़ी हुई है। आपस में मिल जाए तो हमारे परिवार का नाम और हो सकता है। मैं और दानियाल अपनी बेटी की शादी का रिश्ता आपके बेटे विराट के साथ करना चाहते हैं। पत्तों के गिरने की आवाज़ बाहर से भी आने लगी थी। इतनी ज़्यादा शांति फैल गई। सबसे पहले जैक होश में आया। ये सब क्या नाटक है? दानियाल उसका हाथ पकड़कर कहा बेटा शांत हो जाओ, बैठ जाओ। अपना हाथ छुड़ाते हुए जैक ने कहा बैठ जाऊं? यह कौन सा साल है? 1800? लॉरेंस तुरंत कही बेटा तुम्हारी बहन के बारे में बात हो रही है तो तुम शांत रहो। मेरी माँ ने कहा। लॉरेंस मैं सरप्राइज रह गई। हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लॉरेंस इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुरंत लॉरेंस ने कहा नहीं, विराट और वंशिका का एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं। मैंने उसे अच्छे से परवरिश करी है। उसे पता है पति के साथ कैसे रहना है। आप लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे एहसास हुआ। मेरी माँ अपने हाथों से मेरे हाथों को पकड़ा, कहा सांस लो। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सांस रोक रखी थी। मुझे मन किया खड़े होकर उसके पापा दानियाल को एक घूसा जमाऊं। एक औरत को नहीं मार सकता था। क्या वंशिका कोई सामान है जिसका सौदा करने यह लोग यहाँ पर आ गए हैं? लेकिन फिर मेरा दिमाग उस वेकेशन ट्रिप पर चला गया था 6 हफ्ते पहले, जब मैं वंशिका को किस किया था और उसने किसका जवाब दिया था। उसके बाद हम दोनों ने फैसला किया था कि ऐसा नाटक करेंगे कि कुछ भी हुआ ही ना हो। लॉरेंस चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मेरे डैड ने मुंह खोला। लॉरेंस सचमुच इस प्रस्ताव से मैं गदगद हो गया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। यूं आपस में शादी करवाकर अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। मैं तुम्हारे ऑफर को मना करने वाला हूँ। लॉरेंस की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने इनकार की उम्मीद नहीं की थी। डैड ने आगे जारी रखा उसकी बहुत सारी वजह है। पहला तो हमारे परिवार की संपत्ति आपके परिवार से कहीं ज्यादा है और जैक जिस तरह से मेहनत कर रहा है वह आपकी संपत्ति को बढ़ा सकता है। और यह चीज विराट भी मेरी कंपनी के लिए करेगा। तो फिर आप लोग हमेशा ही हमसे पीछे रहेंगे। और वंशिका अच्छी लड़की है, काफ़ी पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं है। वह मेरे बेटे की पत्नी का पहचान नहीं ले सकती। मुझे नहीं लगता वंशिका कभी यह समझ भी पाएगी। मुझे जब लगेगा विराट की शादी करवानी है, मुझे कुछ कॉल करने होंगे और 5 दर्जन परिवार की लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। और आपकी बेटी को सम्मान के साथ कहता हूँ, लड़कियां
आपकी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत होंगी, अमीर होंगी और मेरे बेटे की होकर रहेगी। सच में वंशिका पसंद है। हमारा बढ़ा हुआ परिवार है, पर उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोच सकता। वह मेरे बेटे विराट की पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। डैड की बात खत्म हुई तो लॉरेंस का चेहरा देखने लायक था, जैसे कि उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। दानियाल ने कहा, कम से कम विराट की राय लेनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे को पता है कि हमें क्या चाहिए, डैड ने जवाब दिया। वंशिका की मां ने कहा, मैं इस बात पर जोर डालती हूँ, एक बार विराट को भी इसका मौका मिलना चाहिए कि वह अपना फैसला ले। ठीक है, मेरे डैड मेरी ओर मुड़कर कहा, तुमने दोनों लोगों की बात सुनी है और तुम्हें समझ आ गया होगा, और मेरा तर्क भी मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुम वंशिका से शादी करना चाहते हो? मैं कमरे की हर एक लोगों को देखा, इससे पहले कि जैक को देखता। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, जो हमेशा उसकी हिफाजत करना चाहता है और जो यहाँ अभी मजबूर बैठा हुआ है, उसे चोट पहुंची है। इन सब बातों से घिन हो रही है। वह मेरे डैड का कॉलर पकड़ के अभी गुस्सा जमा देना चाहता है और मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करना चाहता था। मैंने अपने हाथ अपने माथे पर रखा और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे दिमाग में कई सारी तस्वीरें घूमने लगी थी। वह लड़की जो मेरी जिंदगी में हमेशा थी, फिर भी मैं उसे अभी जानना शुरू किया था। वह लड़की जिसके दिल में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। मेरा एक और मिनट लिया, फिर एक और, इसलिए नहीं कि मुझे वक्त चाहिए था जवाब देने के लिए। मुझे जवाब पता था। मैं खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि यह सवाल मुझसे पूछा गया था। मैं हल्के से अपनी माँ का हाथ दबाया, फिर उसे जाने दिया, अपना सर उठाया। बिना किसी शक या झिझक के मैं बिल्कुल बेजान तरीके से ठंडा जवाब दिया, नहीं। अगले दिन मैं जैक के पेंट हाउस में आ गया था। मुझे उसका कोड पता था। आकर देखा तो वो बैल्कनी में खड़ा था। मेरी ओर मुड़ा, कहा, हमारे बीच में सब सही है। हाँ, मैं भी गुस्सा हो जाता अगर मेरी बहन के बारे में कोई ऐसी बात करता। मैं जल्दी से कहा, यकीन नहीं आ रहा। माँ कोई भेड़ बकरी की तरह मेरे बहन का सौदा करने ऑफिस पहुँच गई थी। उसने कहा। अपनी झुंझलाहट कुछ देर तक निकालता रहा। मैं धैर्य से सुनता रहा। जब वह चुप हो गया, मैंने जवाब दिया, सुनो, जब मेरे डैड ने कल मुझसे पूछा था, तुम समझ सकते हो मैंने ना क्यों किया। ऐसा नहीं कि मैं यह सोचता हूँ कि वंशिका के अंदर कोई कमी है। अरे नहीं, उसने बीच में काटा, समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ना ही कहते। अगर कोई और जवाब होता मैं आश्चर्य में पड़ जाता। मैंने एक भारी सांस छोड़ी। मेरे सीने से एक बोझ हल्का हो गया था। तुम और वंशिका एक साथ बड़े ही हास्यकर है, उसने कहा। मुझे नहीं पता मैं क्यों चुप हो गया, इससे पहले कि हाँ कहता। हाँ, बहुत हास्यकर है। जैक चिंता के साथ मुझे देखने लगा। यह बात वंशिका को पता नहीं चलनी चाहिए, उसे चोट पहुंचेगी। पता नहीं बेचारी क्या करेगी, उसे नहीं पता चलेगा। मैंने जवाब दिया, जिस तरीके से मेरे डैड ने ना कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में फिर से आगे बढ़ाएंगे, और मैं उससे कभी नहीं बताऊंगा। उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हमारे बीच की हवा बिल्कुल हल्की हो गई थी। मैं रिलैक्स हो गया और दोनों बैठकर शराब पीने लगे। कहानी वंशिका की जुबानी। मैं और मेरी सहेली दोनों मिलकर अपने झूले को ठीक कर रहे थे। झूला टूट गया था और मैं किसी चीज पर चढ़कर उसे बांधने की कोशिश कर रही थी। जाहिर सी बात है, मैं गिर गई। एक सेकंड पहले जब मैं अपना बैलेंस खोई थी, मुझे पता था मैं मुंह के बल जमीन पर गिरने वाली हूँ। मेरी दोस्त रिया किसी की मदद लेने गई थी जो कि लंबा हो। काश मैं थोड़ी सी इंतजार करती। इस जीत की वजह से मैं आज गिर पड़ी। हुआ यूं कि मैं नीचे मुंह के बल नहीं गिरी, मैं कुछ दो बाजुओं के बीच में गिरी थी और किसी ने मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया था। सर पर चोट लग सकती थी। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें खोलती, देखती कि किसने मुझे चोट लगने से बचाया। वह आदमी कोसा। दुनिया में और कोई आदमी नहीं था जो शुक्रवार शाम को यहाँ आता। उसे ही आना था। आंखें खुली तो उसकी आंखें काफी गुस्से से मुझे घूर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही थी वंशिका? दांत दबाकर पूछा और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ नहीं, ऐसे ही अपने सर को चोट पहुंचाने वाली थी, उसने कहा और मैं निगलने लगी। मेरे सर पर चोट नहीं लगी। उसने अपनी आंखें बंद करी, जोर से सांस छोड़ने लगा ताकि अपने गुस्से को दबा सके। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। जैक से किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आया था, पर तुम्हें पेड़ पर बंदर की तरह लटकता पाया। मेरे अंदर गुस्सा भर आया। मैंने अपने होठों को चिपका दिया। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं यह जानबूझकर नहीं किया, मैंने कहा। तो क्या तुम्हें किसी ने दबाव डाला था कि तुम स्टूल लेकर इस पर चढ़ो? उसने कहा।
तुम मेरे साथ बहुत रूखा बर्ताव कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा। जब मुझे एहसास हुआ वो मुझे अपने गोद में उठाकर रखा था। मेरे गाल लाल हो गए थे। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली पर मुझे जाने नहीं दिया। पहले जवाब दो। उधर से रिया की आवाज आई। झूला टूट गया था इसलिए हम इसे ठीक कर रहे थे। मेरी दोस्त मेरी मदद करने के लिए आ गई थी ताकि इस शैतान के हाथ से मुझे बचा सके। विराट प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैंने दोबारा कहा और उसने मुझे उतार दिया। उसके हाथ मेरे कमर में थे। अचानक से मुझे ठंड लगने लगा और मैं अफसोस करने लगी। मुझे थोड़ी और देर पकड़ नहीं रख सकता था। तब तक कुछ लोग आ गए थे जो इस झूले को ठीक करने वाले थे। तुम्हारे साथ क्या गलत है, उसने पूछा। मैं कोई चीज ठीक करना चाहती थी, अपने पैर पटक कर कही, पर मुझे कोई मौका नहीं मिलता। क्या मतलब है तुम्हारा, उसने पूछा। मैंने बताया कैसे बिजनेस में मैंने कुछ नया प्रपोजल रखी थी जिससे मेरे डैड ने सुनने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, जो प्रपोजल है मुझे भेज दो, मैं देखूंगा, उसने कहा और मैं अबाक रह गई। क्या हुआ, उसने पूछा। मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो गए, मैं अवाक होकर पूछी। तुम्हारे हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ प्रिंसेस, उसने जवाब दिया। मैं ब्लश करने लगी। उसे प्रपोजल मेल कर दिया। जब मैं अपने घर पर आई, अपने घर के कमरे में जा रही थी कि मेरी मॉम डैड की बात करने की आवाज मेरे कानों तक आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा विराट के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ ने कहा, जिससे मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मैंने सोचा था विराट और वंशिका का रिश्ता करवा दूंगी और विराट के डैड ने भी जो कुछ भी कहा वो हमें नीचा दिखा रहे थे। 5 दर्जन लड़कियां उसकी शादी को तैयार है, वह भी अमीर और मेरी बेटी से खूबसूरत, और वंशिका विराट के लायक नहीं, वह मैच्योर नहीं है। डैड ने कहा शांत हो जाओ, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं और करवाएंगे, और विराट ने भी उसे मना कर दिया है। इस मामले में और कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना, अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो हमारे परिवार और मजबूत होता, बिजनेस मजबूत होता, मेरी माँ ने कहा। पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती थी। तेज कदम चलाकर अपने कमरे में आ गई। दरवाजा जोर से पटक दिया। बेड के पास आकर बैठ गई। मैं कांप रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या सोचकर मेरी माँ वहाँ रिश्ता लेकर गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द यह हो रहा था कि विराट ने मुझे ना कर दिया, कि मैं खूबसूरत नहीं, कि मैं अमीर नहीं, कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। फिर हमारे बीच में उस किस का क्या था। अगली शाम मेरे मोबाइल में कॉल आया। देखा तो विराट का फोन था। मुझे बात करने का जरा भी मन नहीं था। मैंने फोन नहीं उठाया। तुरंत उसका मैसेज आया, वंशिका मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने देख लिया है, सच में कमाल का है। मैंने उसे भी अनदेखा कर दिया। यहाँ मेरी कोई भी अहमियत नहीं थी, ना मम्मी पापा के सामने न किसी और के सामने। कुछ देर बाद किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। खुली तो सामने विराट खड़ा था। उसे अनदेखा करके मैं कमरे के अंदर आ गई। उसे अंदर आने तक नहीं कहा, मेरे पीछे पीछे आ गया। वंशिका क्या हुआ, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, न मैसेज का जवाब दिया, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, काफी गंभीर आवाज में पूछा। मैं उसे घूर घूर कर देखने लगी। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट डिस्कस करने आया हूँ प्रिंसेस, क्या बात है। अब उसके चेहरे पर थोड़ी फिक्र नजर आई। मैंने कहा कुछ नहीं, थैंक यू, तुमने मेरे प्रपोजल पर अपना कीमती समय खराब किया, पर जैसा कि सब जानते हैं मैं ज्यादा मैच्योर नहीं हूँ, ना ही खूबसूरत हूँ। इतना मैंने कहा था कि वह मेरे करीब आ गया। आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है प्रिंसेस, मुझे इस नाम से मत बुलाओ प्लीज, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। उसने मुझे अपने करीब खींचकर अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। एक पल को मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई, पर मैं अपने साथ ऐसे नहीं होने देना चाहती। मेरे सामने खड़ा शख्स मुझे ठुकरा चुका था। मैंने उसका हाथ पकड़कर दूर कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी चोट नजर आई। क्या गलत है बताओ मुझे, उसने दोबारा से कहा। मैंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जब तुमने मुझे ठुकरा दिया है। उसने कहा वंशिका तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन हो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था मैंने बीच में काटा, एक गलती थी, यही कहना चाहते हो ना। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे आसपास उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर मेरे पास मत आना, मैं भूल जाना चाहती हूँ उस किस को। गुस्से से अपनी आंखें उससे हटा ली। वंशिका मुझे देखो, वह अपना अंगूठा मेरे होठों पर चलाने लगा। वह किस बहुत ही खूबसूरत था वंशिका, मैं भी नहीं भूल पाया हूँ, पर हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता क्या सच में, कहकर मैं हमारे बीच की दूरी मिटा दी। उसकी नजर मेरे होठों पर टिक गई थी। चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ कोसा झुककर उसने अपने होठ मेरे होठों पर चिपका दिए। शिट वंशिका, उसके मुंह से किसके बीच में निकला। और फिर दोस्तों, क्या विशाल अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन से दूरी बना पाएगा या मोहब्बत उन्हें और करीब खींच लाएगी? जानने के लिए कल के एपिसोड का इंतजार करें। थैंक यू।